Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 6 अप्रैल 2026 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स हम इसी वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। आज हमारी टॉप 13 न्यूज़ होने वाली हैं अलग अलग सोर्सेज से, जिसका कवरेज होगा बहुत ही सटीक तरीके से। कुछ ना आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू मिलने वाला है और ना कुछ काम की इन्फॉर्मेशन छूटने वाली है। इस तरीके से कवरेज होगा बहुत ही शानदार तरीके से। जितने भी लोग यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मेक श्योर करें फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे सुबह सुबह मंडे टू सैटरडे 5:30 बजे आपको ये सेशन मिल जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट हम हर एक चीज़ कवर कर रहे होते हैं करंट अफेयर्स के लेकर। ठीक है, अब ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है, शानदार सा पीडीएफ, और याद रखना वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। तो अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, पता चलेगा कितना कुछ आपने आज के लेक्चर से सीखा है, कितना कुछ समझा है। पीडीएफ वगैरह कहाँ पे मिलेगा? काफ़ी लोग रोजाना कमेंट करते हैं सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। यार मेक श्योर करें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये चैनल मिल जाएगा। 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और इसी चैनल पर सारे के सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और जो हमारा वीकली कंपाइलेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। पिछले पूरे सप्ताह का जो करंट अफेयर कवर किया है उसके भी कंपाइलेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये अपना चैनल है, जाकर ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट आर्टिकल की। अब ये जो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसमें ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक भी प्रेजेंट है हमारे सिलेबस में। तो हम पहले बात करेंगे अरब लीग के बारे में। ये एक बॉडी है जो रिसेंटली चर्चाओं में निकल कर आई है। कारण क्या है? कारण यह है कि अरब लीग का एक बहुत ही बड़ा इमरजेंसी बैठक बैठाया गया है रिसेंटली इजिप्ट के अंदर, कायरो में। भैया आपको पता है इजिप्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है कायरो। वहाँ पर अरब लीग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रिसेंटली हुआ है, जिस वजह से अरब लीग चर्चाओं में है। क्योंकि पूरा का पूरा वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, वो सारा का सारा डिस्कशन अरब लीग वाले कर रहे हैं, जिस वजह से खबरों में कवर किया गया। आपको एग्जाम के लिए क्या करना है, छोटी छोटी बातें अरब लीग के बारे में पता होनी चाहिए कि अरब लीग क्या है। एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन वो होते हैं जहाँ पे सरकारें अलग अलग कंट्रीज़ की मिलकर काम कर रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस अरब लीग नाम के ग्रुप में 22 कंट्रीज़ हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, जॉर्डन, येमेन। ठीक है, इस मैप को देखोगे तो इस मैप में आपको ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये अफ्रीका का नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, अफ्रीका का नॉर्थ वाला पोर्शन। और इधर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो ये वेस्ट एशिया वाला पोर्शन प्रेजेंट है, मिडिल ईस्ट वाला जिसको बोलते हैं। तो इन सब कंट्रीज़ में यानी इन वाले पोर्शन से टोटल 22 कंट्रीज़ हैं जो आज के समय पर अरब लीग का हिस्सा हैं। वो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया, 22 कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं भाई। अब ये कंट्रीज़ मिलकर आपस में काम करती हैं, इनकी सरकारें मिलकर आपस में काम करती हैं इस ग्रुप के अंदर में, इस वजह से इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिसेंटली बैठक बैठी जिस वजह से चर्चाओं में है। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई एक दूसरे के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़ को लेकर चलना, यही इनका मेन पर्पज़ है। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों? तो इजिप्ट के अंदर कायरो में प्रेजेंट है। ये बात याद रखना। एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? नंबर 1 पॉइंट इज हेडक्वार्टर, नंबर 2 इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और नंबर 3 इज इसके अंदर में 22 मेंबर्स हैं। बस इतना याद रखना, उसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी भी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स। चलिए अगला आर्टिकल आता है हमारे पास में, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप इसको ऐड करेंगे। एक टर्म आपने देखा रिसेंटली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सभी में चर्चाओं में है, विच इज़ एनडीडी, नॉन डेलिवरेबल डेरिवेटिव्स। ये होते क्या हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले ये समझ लो ये चर्चाओं में क्यों है। रीज़न यह है कि आरबीआई काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुआ एनडीडी को लेकर हाल ही में, क्योंकि एनडीडी के साथ में, मतलब एनडीडी में होता क्या है, आप कह सकते हैं ये ऐसा डेरिवेटिव है, ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें एक तरीके से रॉ वर्ड में बोले तो सट्टेबाजी होती है। ये इंडियन रुपी जो है डॉलर के कंपैरिजन में, ये वैल्यू भारत की रुपये की गिरेगी बढ़ेगी, इसके ऊपर सट्टेबाजी करी जाती है। ठीक है, स्पेकुलेशन जिसको बोलते हैं। तो आरबीआई ने रिसेंटली सभी इंडियन बैंक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक दिया है कि भाई कभी भी किसी भी हालात में इस नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट मत करना, इस एनडीडी के अंदर में पार्टिसिपेट आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आउट ऑफ आरबीआई है, आरबीआई के कंट्रोल में भी नहीं आता एनडीडी। क्योंकि ये एनडीडी नाम के जो अग्रीमेंट्स होते हैं या ये जो सट्टेबाजी हो भी रही है ये इंडिया में नहीं होती है,
ये आउटसाइड द इंडिया यानी कि जो फॉरेन ट्रेडर्स है वो कर रहे होते हैं। स्पेशल तौर पे आप देख पाओगे आज सिंगापुर में बहुत ही ज़्यादा ये प्रोमिनेंट है। सिंगापुर के अलावा दुबई में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये एनडीडी नाम के एग्रीमेंट्स होते हैं, जहां पर इंडियन रुपए की वैल्यू को लगाया जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर कि भाई आज डॉलर का ये दाम है तो भविष्य में जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू है वो बढ़ने वाली है ना, उस पर यहाँ पर ये लोग दाम लगाते हैं। और मान लो यहाँ पर बढ़ जाती है तो भाई उनको वो पैसा मिल जाता है कि भाई मैंने बोला था ना आज के कंपैरिजन में इतना बढ़ेगा, तो जितना बड़ा है जितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है, फॉर एग्जांपल आज $1.90 है एग्जांपल के तौर पे, भविष्य में वो कह रहा था कि भाई $1 93 का हो जाएगा, 93 का हो जाएगा, जो एक्चुअली में मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सपोज करके चलो एग्जाम्पल के तौर पे, तो हो गया वो एक्चुअली में, तो हो गया जब 93 का हो गया तो वो कहेगा ले भाई मैंने बोला था ना ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ में, ये एनडीडी एग्रीमेंट कराया मैंने तेरे साथ में, चल अब यहाँ पर जो 90 बोला था उसका 93 हो गया, अब जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है जो ₹3 यहाँ पर इंक्रीज हुआ है फटाफट वो पैसा दे दे मुझे। ठीक है, इसमें जो शुरुआत होती है, शुरुआत में कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होता, इसमें कोई फिजिकल कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है, याद रखेगा, केवल अभी अनुमान लगा लिया और उस पर साइन कर दिया कि भाई मैं ऐसा कह रहा हूं, एक अग्रीमेंट कर लिया। अब जब अग्रीमेंट के हिसाब से उस व्यक्ति को घाटा भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है, उसके हिसाब से वो काम हो भी सकता है कि हाँ डॉलर के कंपैरिजन में रुपये का वैल्यू बढ़ गया। अब जब बढ़ जाएगा तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है 90 से 93 हो गया, जो डिफरेंस निकल कर आया है वो पैसा उसको कैश में मिल जाएगा। पहले कोई भी पैसा देके एक्सचेंज करके कुछ नहीं किया है, केवल और केवल जो डिफरेंस निकल कर आता है लास्ट में, जितना पैसा बढ़ा है या घटा है ना, वो मामला कैश में सेटल कर लिया जाता है, ज़्यादातर यूएस डॉलर्स के अंदर में सेटल होता है। और अगर दाम गिर गया है तो भाई तू तो बहुत कूद रहा था, पहले कह रहा था कि $1.93 का हो जाएगा, 193 का हो जाएगा, 93 का हो जाएगा, और वो 89 का हो गया तो फिर भाई तू देगा अपनी जेब से पैसे कि यार मैंने तो 93 बोला था, रुपी स्ट्रांग हो गया बीच में, तो अब जो लॉस हुआ है लो भाई, ये जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस आ रहा है वो पैसा मुझसे ले लो। लॉस भी हो सकता है, दोनों ही केसेस इसके अंदर में आते हैं एनडीडी के अंदर में। तो इसी एनडीडी को नाम दिया गया है नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव। एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो करेंसी के बेसिस पे करा जाता है, रुपी वर्सेस डॉलर की लड़ाई चल रही होती है। याद रखना एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें एक्चुअली में करेंसी का एक्सचेंज होता है, नहीं, एक्चुअल में कोई करेंसी का एक्सचेंज नहीं होता। लास्ट में जैसा इन्होंने डिसाइड किया एग्रीमेंट के हिसाब से, जो कंडीशन निकल कर आती है लास्ट में, उसके बाद केवल जो डिफरेंस क्रिएट होता है कि मैंने 90 बोला था 93 का हो गया, जो एक्स्ट्रा ₹3 का डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, उनको पैसा दिया जाता है। यानी जो केवल और केवल वैल्यू में डिफरेंस निकल कर आती है वो कैश में सेटल कर ली जाती है बिल्कुल लास्ट में। शुरुआत में कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं होता। तो वही अगेन मैं कह रहा था स्पेकुलेटिव रॉ वर्ड्स में इसको सट्टेबाजी बोली जाती है। अगर आप कहोगे कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया समझ से, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है समझने में, बहुत ईजी है। अब इसको आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज आज आज जो ₹1 है वो $0.012 के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। तो जो इन्वेस्टर है कि भाई वो सोच रहा है, उसने ये सोचा कि आने वाले समय पर रुपया कमज़ोर होगा, रुपया की वैल्यू गिरेगी, तो उसने एक एनडीडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अग्रीमेंट कर लिया फ्यूचर में कि भाई $1 इज इक्वल्स टू इतना रुपया, यहाँ पर इतना डॉलर हो जाएगा। तो इसका एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इसने साइन कर लिया। ठीक है, समझ गए। तो इसी आधार पे अब जब इसने साइन कर लिया कि भाई अभी इतना दाम है और फ्यूचर में रुपी कमज़ोर होगा, रुपी की वैल्यू गिरेगी, तो उसने इस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो इसमें 2 केस निकल कर आएंगे। केस नंबर 1 कि रुपया, मान लो अब केस नंबर 1 जो इसने ऊपर प्रेडिक्ट किया था ना कि रुपी गिरेगा, फॉल होगा, एक्चुअली में उसके हिसाब से काम हो गया। मान लो कि हाँ रुपया की वैल्यू गिर गई, उसकी प्रेडिक्शन हो गई बिल्कुल सही। तो जो एक्चुअल रेट था वो उसका जो ₹1 पे उसने जो कह सकते हैं कि अमाउंट लगाया था वो एक्चुअली में इसका 0.010 के हिसाब से हो जाएगा। उसको जो भी डिफरेंस क्रिएट होगा वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट होगा उसको एज अ प्रॉफिट के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, और वो जो लास्ट में सेटलमेंट होगा वो कैश में होगा और डॉलर्स में यहाँ पर वो सेटलमेंट किया जाता है। केस 2 यहाँ पे नुकसान वाला भी हो सकता है कि मान लो रुपया उसने बोला था कमज़ोर होगा लेकिन मजबूत हो गया, यानी रुपये की वैल्यू बढ़ गई, प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई। तो जो एक्चुअल रेट था $1 वो $1 इज इक्वल्स टू 0.013 हो गया, जबकि वो कह रहा था कि भाई ये जो इतना है फ्यूचर के हिसाब से मैं इतना कह रहा हूँ कि इतना हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल रेट यहाँ पर क्या हो गया, रुपी स्ट्रेंथन हो गया, तो यहाँ पर जो ₹1 है इज इक्वल्स टू $0.013 हो गया। तो जो एक्स्ट्रा रुपया है कि भाई जितना बड़ा है उतना फिर उसे पे करना पड़ेगा, उसको लॉस यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई भी रुपीज़ एक्सचेंज नहीं होता, केवल प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सेटल किया जाता है कैश के मामले में। बस इतना याद रखना, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है।
अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये ट्रेडर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं भाई, ऐसी सट्टेबाजी कहाँ पे चल रही है आउटसाइड इंडिया, भारत में नहीं होता, बाहर विदेश दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में होता है। एग्जाम्पल सिंगापुर, लंदन, दुबई में ये देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कोई भी कंट्रोल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सा लिमिटेड कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यह है एनडीडी क्यों बनाया गया था, ऐसा मामला क्यों क्रिएट करा गया। फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं ये कभी भी बहुत आसानी से रुपी में ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के अंदर में, तो इसलिए एनडीडी बनाया गया कि भैया रुपी की वैल्यू ही लगा लगा कर पैसा बना लिया जाए। अब ये एनडीडी कौन यूज़ करता है, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर, हेज फंड्स या ग्लोबल बैंक्स, यहाँ पर ये जो एनडीडी वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसको यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी भी रिवाइज करना हो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स। फटाफट ये रिवाइज हो जाएगा। एनडीडी क्या है, कोई एक्चुअल करेंसी डिलीवरी नहीं होती इसमें, केवल लास्ट में कैश सेटलमेंट होती है। फ्यूचर एक्सचेंज रेट के ऊपर में आधारित होता है, यूएस डॉलर में सेटल होता है, इंडिया में नहीं होता। फॉरेन इन्वेस्टर, हेज फंड्स और ग्लोबल बैंक्स यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का, जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में राजा रवि वर्मा जी के पेंटिंग्स के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चाओं में रहती हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, बहुत ही शानदार कलाकार थे ये। और अभी हाल ही में क्या हुआ, राजा रवि वर्मा जी की ये वाली जो पेंटिंग है आपके सामने दिख रही है, यशोदा जी और साथ ही साथ में कृष्ण जी की ये पेंटिंग, ये इंडिया की कॉस्टलीस्ट पेंटिंग बन चुकी है, क्योंकि इस पेंटिंग को बेचा गया है 167 करोड़ रुपीस में, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। अब इनसे भी ज़्यादा चर्चा इस कला को करने वाले वो कलाकार राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो आइए उनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों राजा रवि वर्मा जी का जन्म होता है 29 अप्रैल 1848 में, कहाँ पर, केरला के अंदर में। ठीक है, एक मुखिया की फैमिली को ये बिलोंग करते हैं, लेकिन शुरू से ही इन्होंने अपना आर्ट में, कला में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और योगदान भी आज बहुत दिया है। इस वजह से तो आज हम पढ़ रहे हैं। हिंदू हिस्टोरिकल थीम्स, जो पुरानी पुरानी थीम्स हैं, एपिक्स हैं, है ना, अलग अलग गॉड्स के, गॉडेस के जो फोटोज़ हैं, उन्होंने ये पेंटिंग्स जो हैं वो ड्रॉ की हैं। तो इंडियन हिस्टोरिकल थीम्स तो हैं ही, उसके अलावा यूरोप का जो रियलिज्म और नेचुरलिज्म है, इसको ब्लेंड किया है। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग है, याद रखना, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है उनमें क्या ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। हिंदू हिस्टोरिकल थीम्स, हिंदुइज्म की, और यूरोप का रियलिज्म, नेचुरलिज्म, इनको ब्लेंड करके यहाँ पर ये पेंटिंग ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट ऐसे इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया था, और जो लिथोग्राफिक प्रिंटिंग है उसको भी इन्होंने मास्टर किया, जहाँ पे मतलब ऑयल, ग्रीस वगैरह जो है, ग्रीसी जो केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है पेंटिंग्स को ड्रॉ करने में। तो इतना थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, इनकी पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो खासकर हिंदुइज्म में ज़्यादातर पेंटिंग्स बेस्ड है। उसके अलावा इंडियन और ब्रिटिश फिगर्स के पोर्ट्रेट्स वगैरह भी इन्होंने ड्रॉ करे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में देखोगे तो सबसे पहला है शकुंतला राइटिंग अ लव लेटर टू दुष्यंत। ठीक है, ये वाला पेंटिंग एक उन्होंने बनाया हुआ है। फिर श्री राम वैनिक्विशिंग द सी, ये दो इंपॉर्टेंट नोटेबल पेंटिंग्स यहाँ पर इनकी देखने को मिल जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे तो दोस्तों राजा रवि वर्मा जी ने अपना खुद का लिथोग्राफिक प्रेस सेटअप किया था। पहला सेटअप किया था घाटकोपर में, बाद में इसको लोनावला में शिफ्ट कर दिया गया था 1894 में, जिसके माध्यम से भारत का जो आर्ट है, कला है, वो कॉमन लोगों तक फैलनी शुरू हो गई। ये लिथोग्राफिक प्रेस के अंदर में, वही मैंने बताया ना, जो ऑयली ग्रीजी केमिकल्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ पेंट इन पेंटिंग्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब राजा रवि वर्मा जी का इतना बड़ा योगदान है तो उसकी वजह से इनको कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फॉर एग्जांपल केसर ए हिंद मेडल 1904 में इनको सम्मानित किया गया है। इनको बाद में ये टाइटल दिया जाता है, पहले इनका नाम रवि वर्मा था, बाद में ये टाइटल दिया जाता है राजा। इन्होंने कमाया है उस टाइटल को अपने इस कॉन्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। उसके अलावा पेंटिंग में दोस्तों नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जिसको लेकर अवार्ड मिला हुआ है। गवर्नर्स गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ऐसे तमाम रिकग्निशन, तमाम ऐसी पुरस्कार हैं जिनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, कभी भी रिवाइज करना है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रेलिवेंट रिवीजन पॉइंटर्स। कब इनका जन्म हुआ, फर्स्ट इंडियन पेंटर, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ पहले भारत के पेंटर कौन थे जिन्होंने ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया, तो वो राजा रवि वर्मा जी थे। ओके, क्लियर हुआ, क्योंकि अभी चर्चाओं में है तो एग्जामिनेशन में उस जो एग्ज़ाम का पेपर तैयार कर रहा है उसके नज़र में भी सब कुछ है। अगले टॉपिक पे दोस्तों हम एक प्लेस डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग बुर्किना फासो। ये जो बुर्किना फासो है ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में प्रेजेंट है, लेकिन न्यूज़ में क्यों है पहले ये बता देता हूँ, जिसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, समझने में मज़ा आएगा। पीआईबी का खबर है, आर्टिकल कहता है भारत ने 1000 मैट्रिक टन जो चावल है एज अ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजा है बुर्किना फासो को।
ठीक है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। अब काफ़ी चर्चाओं में रहता है भैया, दंगा वंगा बहुत होता है बुर्किना फासो में। कंट्री को जब आप देख पा रहे होंगे तो दिख रहा है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, किसी भी समुद्र के साथ में बॉर्डर को शेयर नहीं कर रहा है। इधर अटलांटिक ओशन है बट बुर्किना फासो लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। आसपास कौन कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है इसमें, तो ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा माली है इसके नॉर्थ में, और बुर्किना फासो के वेस्ट में है नाइजर, इसके साउथ में है बेनिन, टोगो, घाना, और फिर उसके बाद कोट डी आइवोर। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे जो बुर्किना फासो के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो लैंडलॉक कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में, याद रखना। इसकी कैपिटल कुछ अजीब सा नाम है, उआगा दुआगो, ठीक है। अभी इतना याद मत रखो, लैंडलॉक कंट्री है ये पता होना चाहिए। माली, नाइजर, बेनिन 3 हो गई, 4 5 6 ये 3 कंट्रीज़ और हैं, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट। ये कंट्रीज़ हैं जो बुर्किना फासो के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। इसके जोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे लो माउंटेन रेंजेस हैं, साहिल रीजन का जो डेजर्ट वगैरह है वो कुछ हिस्सा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऊंची चोटी, सबसे ज़्यादा इसमें जो ऊंची चोटी प्रेजेंट है वो है माउंट टेना कौरव। नदियों की बात करेंगे तो ये है थोड़ा काम का इन्फॉर्मेशन। ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा, वाइट वोल्टा, तीनों के आगे वोल्टा 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 लगा है। ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा, वाइट वोल्टा, ये तीनों रिवर्स के नेम हैं। और ये सारी की सारी नदियां दोस्तों आपस में बुर्किना फासो से निकलकर घाना में एक साथ मर्ज हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं। और जब ये काली, लाल, सफ़ेद वोल्टा आपस में मिल जाती हैं तो मिलकर बनाती हैं एक सबसे बड़ी वोल्टा रिवर। ठीक है, क्लियर हो गया। यह है काम की इन्फॉर्मेशन। और इसी बुर्किना फासो में बीच में एक लेक प्रेजेंट है विच इज़ अ लेक बैम। लेक बैम एक लार्जेस्ट लेक माना जाता है जो बेसिक तौर पे इस कंट्री के सेंटर में प्रेजेंट है। अब अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज़ हैं यार भाई, ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर में ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो बुर्किना फासो में भी गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैंगनीज, फॉस्फेट, लाइमस्टोन ये सब कुछ मिलता है। तो इसमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कौन से 4 पॉइंट याद रखने हैं। लैंडलॉक कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीका में प्रेजेंट है, 6 कंट्रीज बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। रिवर्स ब्लैक, रेड, वाइट वोल्टा, ठीक है, सब मिलाकर वोल्टा बन जाते हैं, ज्वाइन करती हैं घाना के अंदर में। सबसे बड़ी लेक इज लेक बैम, दैट्स इट। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी का टॉपिक। ये सारी खबरें आप लोग देख पा रहे होंगे। शुरुआत में हमने डिस्कस किया आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन का, दूसरा डिस्कस किया इकोनॉमी का, तीसरा डिस्कस किया प्लेसेस इन न्यूज़ का, चौथा कवर कर रहे हैं भाई ज्योग्राफी का। ये सब करंट अफेयर चर्चाओं में इस तरीके से लिंक करिएगा। अर्थक्वेक लाइट्स चर्चाओं में ये दृश्य आपको दिख रहा है, तुर्की के पास में एक समुद्र पड़ता है जिसका नाम है एजेंसी। भाई एजेंसी में भूकंप आया और भूकंप के बाद में ऐसी लाइट्स, यहाँ पर लाइट्स क्या, ऐसे पिलर वाली लाइट्स दिख रही हैं कि भाई ऐसे पिलर बनते हुए नजर आ रहे हैं लाइट्स के, दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन यह है कि इसको अर्थक्वेक लाइट बोला गया है जो भूकंप से पहले या भूकंप के दौरान या भूकंप के बाद दिखाई देती हैं। लेकिन क्वेश्चन यही है सर क्यों दिखाई देती हैं, आइए ज़रा इसके पीछे हम लोग इसकी ज्योग्राफिकल स्टडी को समझेंगे। सबसे पहले ये थोड़ी सी अद्भुत सी मिस्टीरियस चमकती धमकती लाइट्स ऑब्जर्व करी गई हैं आसमान के अंदर में, जिसको साइंटिस्ट्स ने अर्थक्वेक लाइट कहा है। कहाँ पे दिखाई दी हैं, एजेंसी में। एजेंसी की लोकेशन दोस्तों याद रखेगा, ग्रीस और तुर्की के बीच में ये समुद्र पड़ता है एजेंसी। एजेंसी किसके साथ में, दूसरे कौन से समुद्र के साथ में कनेक्ट होता है, तो मेडिटेरेनियन सी के साथ में ये एजेंसी जुड़ता है। इतना याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अर्थक्वेक लाइट्स के बारे में। तो ये क्या है दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि अक्सर होता रहता है, बहुत ही रेयर फिनोमेना है जो, जैसे मैंने आपको बताया, भूकंप से पहले, उसके दौरान या उसके बाद यहाँ पर यह फिनोमेना दिखाई देता है। कुछ ऐसी फ्लैशेस, लाइट्स, चमकती धमकती ग्लोइंग लाइट्स, लाइट्स के पिलर्स की तरह यहाँ पर दिखाई देते हैं जो आसमान तक जा रहे होते हैं। क्वेश्चन यह है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पिलर लाइट्स बनती कैसे हैं। देखो, जब भी भूकंप आता है उसके पीछे का रीज़न क्या है, नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में मूव कर रही होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, है ना, टकराती हैं, तो यहाँ पर वो जो कंपन है, जो शेक हो रही है पृथ्वी, वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जब ये टकराती हैं तो इन प्लेट्स में एक स्ट्रेस बनता है, और वो स्ट्रेस चट्टानों में बिल्ट अप होता है। और स्पेशली कौन सी चट्टानों में, जो क्वार्ट्ज रिच रॉक्स होती हैं, ऐसी वाली चट्टान जो आपको बगल में दिख रही है जिसके अंदर में क्वार्ट्ज प्रेजेंट है, क्रिस्टल वाले जो ये रॉक्स हैं वो हमको कहते हैं। ठीक है, तो ये रिच रॉक्स, क्वार्ट्ज रिच रॉक्स देखने को मिल जाती हैं। अब इन रॉक में खास बात यह है कि जैसे स्ट्रेस बिल्ड होता है ना, इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनने लगता है इन पत्थरों के अंदर। क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर फिर मूव करता है, जो क्रैक्स बने हुए हैं उन क्रैक्स के अंदर मूव करता है, फॉल्ट्स में मूव करता है।
और मूव करते करते ये जो चार्जेस है दोस्तों, ये हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में। अब जब एयर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो एयर के अंदर में क्या होगा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से मतलब क्या है, जैसे ही ये जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं एयर मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं, अब यहाँ पे आयोनाइजेशन की वजह से इसमें प्लाज्मा फॉर्म होता है, यानी चमक दिखाई देती है। और वो चमक सीधा ऊपर तक, यहाँ पर क्योंकि हवा ऊपर तक चल रही है तो ऊपर तक कनेक्ट होती हुई नजर आती है। बिना आग के, बिना फायर के लाइट्स हमको नजर आती हैं। इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है आयोनाइजेशन ऑफ एयर। ये थोड़ा सा याद रखना, जिससे प्लाज्मा या ग्लो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये साइंटिफिक स्टडी है कि भाई ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर ये दिखाई देता है। एग्जाम्पल रिफ्ट जोन है, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से ये इस तरीके की अर्थक्वेक लाइट्स शो होती हैं। तो इतना है कि हाँ, अब आप बता दोगे अर्थक्वेक लाइट्स क्या होती हैं। मेन कारण आयोनाइजेशन ऑफ एयर, यानी चार्ज पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल्स के साथ में कनेक्ट होंगे, प्लाज्मा फॉर्मेशन होगा और लाइट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, चलो अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करता है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने अपने थंबनेल के अंदर में इसके बारे में मेंशन भी कर रखा है। ये भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट है, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, कोयले को, याद रखना, कोयले को अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट में किया जाता है और एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछेगा कि बताओ अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज़ है वो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे होता है। यही चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं, तो पता होना दोस्तों इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के बीच में एंड महानदी कोल फील्ड्स के बीच में। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इसमें एक प्लांट को बनाने की बात की गई ओडिशा के अंदर में, और उस प्लांट में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट को बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा। अमोनियम नाइट्रेट है क्या, पहले ये समझो। अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4NO3। ठीक है, NH4NO3 ये इसका एक केमिकल फॉर्मूला है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाई देते हैं, इस प्रकार से अमोनियम नाइट्रेट हमको दिखाई देता है। ओके, अब ये बनता कैसे है, ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड जो सॉल्ट है, ठीक है, उनसे बनाया जाता है। एंड फॉर्मूला बता दिया है NH4 और NO3। तो ये बनता किससे है, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से हम लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट बनाया है। अमोनियम नाइट्रेट का जो मेन प्रॉपर्टी है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 170 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तब ये पिघलेगा, पानी में आराम से घुल जाता है ना। और जब इसको हीटिंग सोल्यूशन में, ध्यान में रखेगा, हीटिंग सोल्यूशन में जब इसको पिघलाया जाता है, डीकम्पोज करा जाता है, तो इससे नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है, यानी लाफिंग गैस, जिससे हंसी बहुत आती है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, बस खाली ये याद रखना है अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला यूज़ अमोनियम नाइट्रेट का है फर्टिलाइज़र में। आज आपने देखा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, ये सब इस्तेमाल किया जाता है खाद के अंदर में, जो हम अपनी फसलों के ऊपर में छिड़कते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। अमोनिया के अंदर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइज़र जो स्पेशली नाइट्रोजन में बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन में बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, उन फर्टिलाइजर्स का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड इस अमोनियम नाइट्रेट में भी देखने को मिलता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का प्राइमरी यूज़, पहला यूज़ हो गया खाद, फर्टिलाइज़र। उसके अलावा जो विस्फोटक होते हैं, जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, माइंस वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कमर्शियल एक्सप्लोसिव जो अलग दूसरे विस्फोटक होते हैं, उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्योरिटी वाला फॉर्म में। इसी के लिए यहाँ पर कुछ नए नियम आते हैं कि भाई आप इससे ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट इस इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते। अब ये नियम क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मान लो एक पर्टिकुलर मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर में 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट है। अगर 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सप्लोसिव, उसको विस्फोटक कहा जाएगा। और इतना अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है। तो लार्ज क्वांटिटी में अगर अमोनियम नाइट्रेट आप लोग बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसो नाम की बॉडी बनाई गई है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी आज के समय पर जो भी ऐसे एक्सप्लोसिव्स होते हैं, विस्फोटक होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, यूज़, उनको रेगुलेट करने का काम करता है ये पैसो। ठीक है, याद रखना इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 45% से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट होगा, देन वो एक विस्फोटक कहलाएगा। इसलिए अमोनिया की नाइट्रेट की जो ये क्वांटिटी है उसको हमें कम ही रखना है। अब सर आप ये बताओ
कि आपने बोला कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे, इसी का जो प्लांट है वो ओडिशा में लगाया जा रहा है। क्वेश्चन यह है कोयले से कैसे बनाया जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, ज़रा ये बताना। पहले हम लोग कोयला लेंगे। इंडिया में खास बात यह है कि भारत में जो कोयला मिलता है उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि राख बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस कोयले से हम क्या करेंगे, कोल गैसिफिकेशन यानी गैस बनाएंगे, जिससे मिलेगी हमें सिन गैस। मैंने आपको कोयला गैसिफिकेशन पहले पढ़ा रखा है, एक सेकंड रुको, नहीं पढ़ा है तो ये सुनना। कोयले के अंदर में जो गैसिफिकेशन किया जाता है उससे मिलती है गैस, जिसको बोलते हैं सिन गैस, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सिन गैस मिलती है, याद रखना, रट लेना इस बात को। फिर सिन गैस को ही हम लोग यहाँ पर फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं टू अचीव अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अमोनियम नाइट्रेट का मेजरली दो जगह पे यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर एंड साथ ही साथ एक्सप्लोसिव। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत का पहला कोयले से अमोनियम नाइट्रेट को कन्वर्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट है ये लग रहा है ओडिशा के अंदर में, जिसमें एक बड़ी कैपेसिटी के मामले में प्रोडक्शन होगा, इसका यूज़ किया जाएगा। एंड जो कोर टेक्नोलॉजी, इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है उसका नाम है थर्मोकेमिकल प्रोसेस, जहाँ पर कोयले को सिनगैस में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग कोयले की माइनिंग होगी, कोयले से गैस बनाएंगे, गैस से अमोनिया मिलेगा, अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा। दैट्स इट। ये एक टेक्नोलॉजी है। इसमें मतलब जो पूरा कन्वर्ट करने वाले हैं उस कन्वर्ट करने की एक टेक्नोलॉजी को एक और नाम दिया गया है, और वो नाम है PFBG, प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन। प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन, प्लीज़ इसको यहाँ पर याद रखना। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। ये स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ताकि भारत में जो कोयला मिलता है जिसमें राख की कंटेंट ज़्यादा होती है, कार्बन कम होता है, उस वाले कोयले को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट के अंदर में। क्वेश्चन यह है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट भारत में बन पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस हम लोग अपने देश के अंदर में प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सर अब ये अमोनियम नाइट्रेट और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करके हम लोग करेंगे क्या, इसका क्वेश्चन ये भी तो है ना। तो भाई करेंगे ये कि आज हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। आज भारत बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट करता है, आज हम लोग ढेर सारा नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता हमारी कम होती हुई नजर आएगी, सेल्फ रिलायंसी को अचीव कर पाएंगे, इवन जो इसकी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। यह है अमोनियम नाइट्रेट का सबसे बड़ा फायदा। ओके, क्योंकि आज के समय पर कोयला भारत के पास है अच्छा खासा। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व होल्डर। हमारे पास में चौथे नंबर पर हम आते हैं, बहुत सारा कोयला अपने पास में प्रेजेंट है, तो कोयले का गैसिफिकेशन भी कर लेते हैं, तो इसी से हम लोग अमोनियम नाइट्रेट भी बना सकते हैं। तो हमारे पास में ही एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये प्रेजेंट है। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अगला टॉपिक बात करता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट म्यूजियम के बारे में, विच इज़ अ सम्राट संप्रति म्यूजियम। ठीक है, तो एक नया म्यूजियम है, ये आपने देखा होगा, फोटोज़ काफ़ी वायरल हुए रिसेंटली, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर में। आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना होगा सम्राट संप्रति कौन थे एग्जैक्टली। ठीक है, जैनिज्म में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है, और आपको पता है भाई जो जैनिज्म होता है, बुद्धिज़्म होता है, एंशिएंट इंडिया के ये टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल, बिल्कुल हर साल बुद्धिज़्म जैनिज्म से कुछ ना कुछ हमको एग्जामिनेशन में मिलता ही मिलता है। तो थोड़ा सा टेक्स्ट हम लोग जैनिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप थोड़ा समझिए सम्राट संप्रति म्यूजियम के बारे में। ये जो म्यूजियम है एक जर्नी होने वाली है जिसमें हम लोग बहुत कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं। जिस म्यूज़ियम का उद्घाटन गुजरात में रिसेंटली किया गया है, इसमें रेयर मौर्यन एरा के समय के जो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स है वो रखे जाएंगे, अलग अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शन रखे जाएंगे, एंशिएंट जैन स्तूपास के मॉडल प्रेजेंट होंगे, है ना। उसके अलावा उज्जैन से या पाटलिपुत्र से जो आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स है वो भी लाए जाएंगे और इस म्यूज़ियम में प्रेजेंट करे जाएंगे। ठीक है, नाम रखा गया इस म्यूज़ियम का सम्राट संप्रति म्यूज़ियम। तो सम्राट संप्रति कौन थे? इनका जीवन रहा है 224 से लेकर 215 BC तक। एक मौर्यन रूलर रहे हैं, अशोका का नाम सुना होगा, तो अशोका के ग्रैंडसन यहाँ पर रहे हैं सम्राट संप्रति। ठीक है, इनको हम लोग इंद्रपालित, संगत या विगात अशोक के नाम से भी जानते हैं। अब सम्राट संप्रति का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो क्या रहा है? इन्होंने जैनिज्म को बहुत प्रमोट किया, केवल इंडिया में ही नहीं दुनिया में जैनिज्म को प्रमोट किया। नॉन वायलेंस, अहिंसा को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमोट किया कि भाई हिंसा नहीं, अहिंसा ही यहाँ पर एक बहुत सबसे बड़ा रास्ता है। ठीक है, जैन कल्चर सेंटर्स बनाए इन्होंने, ईरान के अंदर में, अरब रीजन्स के अंदर में जैन कल्चर सेंटर बनाया। कई बार इनको जैन अशोका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ोगे सम्राट संप्रति के बारे में, एक मौर्यन एम्परर जिन्होंने जैनिज्म को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया।
ठीक है। जैन जो जैन टीचिंग्स हैं, इन जैन टीचिंग्स को यहाँ पर बहुत विस्तार करके बढ़ाया है। इन्होंने बहुत सारी जो मिशनरीज हैं वो भेजी थी ताकि जो जैनिज्म है इसको प्रमोट किया जा सके दुनिया भर के अंदर में, इंडिया के बाहर दूसरे बॉर्डर्स के अंदर में। ठीक है, ताकि जैनिज्म का विस्तार हो। जैसे बुद्धिज्म भारत से फैला है दुनिया भर की कंट्रीज़ में, वैसे ही जैनिज्म भारत से फैला है दुनिया भर के कंट्रीज़ में। ठीक है, आज आप देख पाओगे हज़ारों की कगार में जैन मंदिर हैं, हज़ारों की कगार में जैन स्तूप आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग समय पर, उनके एम्पायर के समय पर। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी जगह पर जैनिज्म का विस्तार करने की पूरी पूरी कोशिश रही थी सम्राट संप्रति की। ठीक है, आप कहोगे ये बातें कहाँ पे लिखी हैं, तो कुछ जैन टेक्स्ट हैं दोस्तों जिसमें मेंशन करा गया है। जैन टेक्स्ट में सबसे पहला टेक्स्ट है संप्रति कथा, फिर आता है दोस्तों यहाँ पर परिशिष्ट पर्व, फिर आता है प्रभाव चरित्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जैन टेक्स्ट हैं जिसमें ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करी गई हैं। अब क्योंकि हम लोग जैन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइए 2-4 फैक्ट्स मैं आपको थोड़े से बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। जैनिज्म की जब बात आती है दोस्तों तो ये मॉन्क रिलेटेड यहाँ पर रिलीजन है ना। आप देख पाओगे जैनिज्म के अंदर आप तीर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं, तो जैनिज्म में मेन 24 तीर्थंकर हमको देखने को मिलते हैं। जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। ठीक है, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की टीचिंग्स दी हैं, लोगों को मोक्ष के प्राप्ति का रास्ता दिखाया है। क्योंकि जैनिज्म में अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना, लिबरेशन को अचीव करना। उसका रास्ता क्या होगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको त्रिरत्न पहले ये देखने को मिलते हैं, त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स, और फिर आते हैं दोस्तों पंच महाव्रत। तो जैनिज्म में त्रिरत्न क्या है, सबसे पहला है सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक जनन, राइट नॉलेज, सही ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। फिर उसके बाद में 5 वाउज यानी पंच महाव्रत क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य मतलब कि सच्चाई का रास्ता, अस्त्य नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, अपारग्रह यह है नॉन पसेशन, फिर है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी जिसको हम बोलते हैं। तो ये पंच महाव्रत आपको देखने को मिल जाते हैं जैनिज्म के अंदर में। ये कुछ बातें हैं जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारी चीज़ें। नवाता का है हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल जिसमें हम E20 फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इवन E20 फ्यूल से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है RON, ये रेट ऑफ ऑक्टेन क्या होता है सब कुछ आपको बताऊंगा। E20 मतलब आप समझ गए इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है। गवर्नमेंट का टारगेट शुरू से यही रहा है कि भारत में पेट्रोल के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल मिलाया जाए, यही तो हमारा टारगेट है ना। तो आज हमारा टारगेट 20% तक हो गया है कि भाई जो पहले 100% तेल आता था, कच्चा तेल आता था, आज उसमें 20% इथेनॉल मिलाएंगे और 80% वो तेल होगा, जिससे भारत पेट्रोल कम से कम परचेज करेगा। क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भरता थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आज हमारी जो डिपेंडेंस है वो 88% से ज़्यादा डिपेंडेंस क्रूड ऑयल के ऊपर में देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मैंडेट किया है, कंपलसरी किया है सभी पेट्रोल पंप्स के लिए कि अभी सारे के सारे जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो E20 फ्यूल को सप्लाई करेंगे। यही तो खबर है कि सभी पेट्रोल पंप E20 फ्यूल को सप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो E20 फ्यूल सप्लाई किया जाएगा उसका मिनिमम ऑक्टेन रेटिंग 95 RON होना चाहिए। अब ये ऑक्टेन रेटिंग क्या है, यही तो गेम है आपका इस आर्टिकल में। इथेनॉल वगैरह तो आप पढ़ते रहते हैं, ऑक्टेन रेटिंग के बारे में बात करते हैं। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब होता है मेजर ऑफ फ्यूल एबिलिटी। मेजर ऑफ फ्यूल एबिलिटी, आज जैसे भारत में नॉर्मल जो पेट्रोल मिलता है उसकी ऑक्टेन रेटिंग 91 से 92 होती है, लेकिन हम कह रहे हैं पेट्रोल पंप वालों को कि E20 फ्यूल बेचो जिसकी हायर से हायर ऑक्टेन रेटिंग 95 RON होनी चाहिए। इससे कम नहीं, इतना हायर ऑक्टेन रेटिंग हमको चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर ऑक्टेन रेटिंग होगा उतना ज़्यादा स्मूथली फ्यूल बर्न करेगा, जलेगा। ठीक है, अब जितना स्मूथली, जितना मक्खन की तरह फ्यूल जलेगा उतना इंजन पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो ऑक्टेन रेटिंग मतलब यही होता है मेजर ऑफ फ्यूल्स एबिलिटी टू रेसिस्ट नॉकिंग। नैकिंग मतलब क्योंकि जितना तेल खराब है उतना इंजन आवाज़ करेगा, इंजन को जान डालनी पड़ेगी, जलने लगेगा इंजन काम करना बंद कर देगा। तो इस नॉकिंग को रोकता है क्या, ऑक्टेन रेटिंग। जितना अच्छा ऑक्टेन रेटिंग होगा उतना ज़्यादा रेसिस्ट करेगा नॉकिंग को। रेसिस्ट मतलब रोकेगा, इंजन को स्मूथली वर्क करने को बढ़ाएगा, इंजन के अंदर जो स्टॉपेज हो रहा है, इंजन नॉइज वगैरह, उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है हायर ऑक्टेन रेटिंग का ये फ्यूल दिया जाए। E20 फ्यूल की बात करते हैं तो ये क्या है, इसमें 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। इथेनॉल इज इक्वल्स टू बायोफ्यूल, एक बायोफ्यूल है। क्यों बायोफ्यूल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज ये इथेनॉल गन्ने से बनता है, मक्के से बनता है, अलग अलग प्रकार के अनाजों से बनाया जाता है।
ठीक है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग हायर है, मैंने आपको बताया। तो अभी बोला भी जा रहा है कि भैया 95 हायर ऑक्टेन रेटिंग वाला जो तेल है उसको बेचना है। इससे क्या होगा, स्मूथर कंबशन होगा, बेटर इंजन परफॉर्मेंस होगा, क्लीनर फ्यूल बर्निंग होगा, तो प्रदूषण भी कम होता हुआ हमको नजर आएगा। क्वेश्चन यह है कि इथेनॉल के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये बन सकता है प्रश्न। तो इथेनॉल मैंने बताया बायोफ्यूल है। अब ये बायोफ्यूल है तो उसके जो मेन सोर्सेज हैं वो तो गन्ना है, मक्का है, बार्ले है, वीट है, एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट है, वुड्स हैं, इन सब से यहाँ पर इथेनॉल मेनली बनाया जाता है। आपको एग्जाम के लिए ऑक्टेन रेटिंग याद रखना ज़रूरी है मेरे दोस्त, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, कि भाई एक इंजन के अंदर में जो तेल जलता है वो स्मूथली बर्न होना चाहिए, और अगर स्मूथली बर्न नहीं हो रहा है तो इंजन को डैमेज कर देगा, नॉकिंग करेगा। और हायर ऑक्टेन रेट वाला जो फ्यूल होता है, हायर ऑक्टेन वाला फ्यूल, वो स्मूथर होता है और कंट्रोल बर्निंग करता है, यानी वो इंजन के लिए ज़्यादा बढ़िया है। और इसीलिए आज भारत के अंदर में इथेनॉल के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, जिस स्कीम पे आप एक नज़र मार सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है ना, उसके अलावा रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। आपको ये याद रखना है, पीएम जीवन योजना, इसमें भी 2G इथेनॉल को सपोर्ट किया जाता है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाता है, इस वाले इथेनॉल को प्रमोट किया जाए। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स है जो आपको मेंस में कई बार हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल बात करता है स्नोई आउल के बारे में। हम एक उल्लू के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये स्पेशल तौर पे आर्कटिक वाले रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसको कई बार जैसे फोटो में भी लिखा हुआ है कि भाई ये आर्कटिक प्रीडेटर है। तो आपको यहाँ से एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये चर्चाओं में क्यों है। क्योंकि जो ये स्नोई आउल है, आर्कटिक रीजन, ऊपर ठंडे रीजन में रहता है। हाल ही में दोस्तों ये चर्चाओं में रहने के पीछे का इसका जो कारण है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसको एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दी गई है। किसके अंदर में? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू इसको एक प्रोटेक्शन दी गई है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, जिस वजह से स्नोई आउल चर्चाओं में। तो आपको पढ़ना क्या क्या है स्नोई आउल के बारे में, आइए मैं आपको बताता हूँ। लार्ज साइज का एकदम वाइट ये आउल देखने को मिलता है। आप कहोगे उल्लू में पहचान क्या है? मेन चीज़ हम लोग शुरू से ये सुनते आए हैं कि भाई उल्लू जो है रात में जागता है, दिन में सोता है। भाई इसके साथ ये नहीं है। याद रखना, आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, लेकिन इस उल्लू में खतरनाक बात यह है कि ये नॉक्टर्नल नहीं है। ये दिन में एक्टिव रहता है, नाइट में भी एक्टिव रह सकता है, लेकिन प्योर स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल नहीं है ना। ध्यान में रखेगा, ये दिन में एक्टिव रहेगा और रात में आराम से सोएगा। बाकी सारे उल्लू के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अलावा एक नॉमेडिक बर्ड है। नॉमेडिक बर्ड का मतलब यह है कि ये जो उल्लू होते हैं रेगुलरली एक ही जगह पर ब्रीड नहीं करते। इनकी पॉपुलेशन में जो ब्रीडिंग जो होती है वो एक ही जगह पर नहीं होती, डिफरेंट प्लेसेस को यहाँ पर ही चुनते हैं ब्रीड करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये भी याद रखना, जब इनके पास में शिकार वगैरह नहीं होता, अनअवेलेबल होता है, तो उस समय पर ये ब्रीडिंग वगैरह को भी स्किप कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली इस स्नोई आउल को एक सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी के अंदर में, जिस वजह से न्यूज़ में है। एंड अभी हाल ही में आपको बताऊंगा राइस व्हेल भी चर्चाओं में थी। द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने आपको पढ़ाया था, जो बेसिक तौर पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में पाई जाती है। और राइस व्हेल जो है इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। लेकिन अभी फटाफट स्नोई आउल के बारे में पढ़ रहे हैं। एक कार्निवोरस स्पीशी है भाई, ये अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे कीड़े वगैरह हैं उनको खाने का काम करती है। और ये जो आउल है इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल। IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। याद रखिएगा, प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसको अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसके बारे में पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आपने देखा होगा UPSC ने B सेल्स T सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, वो आप इसी से एसोसिएटेड कर सकते हैं। हम जो इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑल नाम की प्रॉब्लम है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये न्यूज़ में क्यों है सर, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? कारण है एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी पब्लिश करी गई है, और उस स्टडी के अंदर में 830 एडल्ट पेशेंट्स को लिया गया था, और पता चला कि हर 10 में से एक एडल्ट ऐसा है जिसमें ये बीमारी है। लेकिन ये बीमारी होने के पीछे का कारण जो देखने को मिला है वो है TP53 जीन म्यूटेशन। बॉडी के अंदर में जो TP53 जीन प्रेजेंट है उसमें एक बदलाव होता है, म्यूटेशन होता है, चेंज होता है,
उसी चेंज की वजह से आज ये प्रॉब्लम इनमें नोटिस की जा रही है, ऐसा स्टडी कहती है। तो कहने का मतलब है कि ये ऑल नाम की जो प्रॉब्लम है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन TP53 जीन म्यूटेशन के साथ में है। इतना याद रखना है। आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा ऑल के बारे में। तो प्रॉब्लम क्या है ये आपने समझा। ये एक तरीके से ब्लड कैंसर है या बोन मैरो का कैंसर है। किस प्रकार की बीमारियां है ये? बीमारी है ब्लड कैंसर या बोन मैरो कैंसर, क्योंकि आपको नाम दिख रहा है लिम्फोब्लास्टिक। ये सीधा लिम्फोसाइट्स पे असर डालता है, इसलिए नाम है लिम्फोब्लास्टिक। लिम्फोसाइट्स क्या है? हमारी WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। तो कैंसर जो ब्लड में होता है या बोन मैरो में होता है उसी को ऑल कहा जाता है, ALL। ओके, होता कैसे है? जब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों कैंसर के पीछे का कारण यह है, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और जो सेल्स की ग्रोथ होती हैं, जब एबनॉर्मल तरीके से सेल्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ट्यूमर वगैरह बन जाता है, फिर कैंसर बन जाता है, तो उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं, जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर भी एक इमेच्योर सेल का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम आगे इसके एक्यूट लगा हुआ है, इस वजह से बहुत तेज़ी से फैलती चली जाती है। एबनॉर्मल जो सेल होते हैं वो पूरी तरह से भर जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, एनीमिया, इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ओके, अब ये देखने को मिला स्टडी में कि जब 10 लोगों में ये पाया गया तो हर 10 में से एक के अंदर तो ये देखने को मिला कि भाई उसके बॉडी में जो ये बीमारी है ना, इस बीमारी के साथ साथ उसके बॉडी में TP53 जीन के अंदर बदलाव भी हो रहा है, म्यूटेशन भी हो रहा है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन पढ़ के जाना। T53 जीन ये क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा जीन बॉडी में प्रेजेंट है जो ट्यूमर को सप्रेस करता है। यानी बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर ग्रो हो रहा होता है, बॉडी में कहीं गांठ वगैरह बन रही होती है, तो उसको कम करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए T53 जीन काम करता है। यानी बॉडी के अंदर में कैंसर की ग्रोथ को रोकने का काम है T53 जीन का। लेकिन अगर इसी जीन में कोई बदलाव हो जाए, गंदा बदलाव, म्यूटेशन हो जाए, तो जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स की ग्रोथ को रोक नहीं पाता। एबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करते रहते हैं। यानी अलग अलग तरीके से ये जो बीमारी है वो एक सीवर डिजीज के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम इसको T53 म्यूटेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये याद रखना अगेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स कभी भी रिवाइज करना हो, यू कैन ईजिली रिवाइज फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट सेक्शंस। चलिए, एक और टॉपिक है अल्जीरिया, भाई चर्चाओं में बना हुआ है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कारण बताओ सर। कारण यह है कि अभी अल्जीरिया और इंडिया के बीच में 7th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग हो रही है अल्जायर्स के अंदर। ठीक है, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जायर, नॉर्थ अफ्रीका में ये प्रेजेंट है अल्जीरिया। भारत और इसके बीच में मीटिंग चल रही है, जिस वजह से अल्जीरिया चर्चाओं में। तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्थ अफ्रीका के अंदर मागरेब रीजन में। ये रीजन मागरेब रीजन है, यहीं पर आपको बीच में अल्जीरिया देखने को मिलेगा। आसपास काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो अल्जीरिया के साथ बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। आपके सामने वो कंट्रीज़ के नाम प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमारे सामने है टूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो अल्जीरिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। एटलस माउंटेन्स आपको अल्जीरिया में देखने को मिलेंगे। नीचे होगर माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सहारा डेजर्ट पूरी तरह से फैला पड़ा है अल्जीरिया के अंदर में, तो डेजर्ट का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रोल अल्जीरिया में प्रेजेंट है। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और है सर, अल्जीरिया की जो बाउंड्री है ऊपर आप देख पा रहे होंगे मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगती है। एग्जाम में पूछ सकता है क्या अल्जीरिया की बाउंड्री अटलांटिक सी के साथ लग रही है या मेडिटेरेनियन सी के साथ में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड वे में लग रही है? तो मेडिटेरेनियन सी के साथ में ज़्यादा बाउंड्री टच होती है अल्जीरिया की, तो याद रखना। ओके, तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ में है नॉर्थ में। बॉर्डर्स की बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया टूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, ये सारे के सारे रीजन है। मोरक्को भी है जो इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। ठीक है, हमने लोकेशन देखा। क्लाइमेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, क्योंकि भाई ऊपर समुद्र है, समुद्र से हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट है अल्जीरिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। वैसे गर्म ड्राई समर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। विंटर्स वगैरह काफ़ी बारिश वगैरह होती है, इसलिए रेनी विंटर्स देखने को मिलते हैं। नदियों की बात करेंगे, 2 नदियां हैं, जेडी और शेलिफ, 2 रिवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। माउंटेन्स की बात करेंगे, एटलस माउंटेन्स, सहारा माउंटेन्स, हॉगर माउंटेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। हॉगर माउंटेन्स, इन पहाड़ियों में ही एक सबसे ऊंची चोटी प्रेजेंट है, माउंट ताहत। ठीक है, माउंट ताहत ये एक हाईएस्ट चोटी मानी जाती है अल्जीरिया के अंदर। ओके, तो ये रहे छोटे छोटे पॉइंटर जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अल्जीरिया के बारे में सारे के सारे बेसिक फैक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं।
चलिए अगला आर्टिकल बात करता है फॉर्म 6 के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सभी जगहों पर फॉर्म 6 के बारे में रिसेंटली चर्चा हुआ है। तो ये बेसिक तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड फॉर्म 6 के बारे में न्यूज़ में कवरेज किया जा रहा है। कारण क्या है, न्यूज़ क्या है? वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हाल ही में अनाउंस करे गए थे, इलेक्शन की डेट आ चुकी है। अब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आप देख पाओगे 23 से लेकर एंड 29 ऑफ अप्रैल में हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले ही अचानक से बंगाल के अंदर में नए नए वोटर्स रजिस्टर होते हुए नजर आए हैं। चिंता ये आ रही है कि भैया वो वोटर बाहर के होंगे। भाई एक साथ नए नए वोटर कहो, कह सकते हो आप कि भाई बंगाल के, वेस्ट बंगाल के होंगे नए वोटर जो रजिस्टर कर रहे हैं, उनको वोट देने का मन कर रहा होगा इस बार। अरे ठीक है, तो भी वो नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता है यार। अचानक से 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर 30,000 नए वोटर रजिस्टर हुए हैं। 30,000 नई एप्लीकेशन फाइल करी गई है कुछ ही घंटे के अंदर अंदर। इस वजह से एक चिंता पैदा होनी शुरू हो गई। ये वोटर कहीं बिहार यूपी से तो नहीं गए हैं अपने आप को वेस्ट बंगाल में रजिस्टर करवाने के लिए, इलेक्शंस में वोट देने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर ये फॉर्म 6 न्यूज़ में आ गया। क्योंकि जो भी फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 क्या करता है? नया वोटर, आप नया वोटर जो एनरोलमेंट करता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो उसको फॉर्म 6 भरना होता है। तो एग्जाम में बस इतना पूछेगा, अगर पूछ सका तो, कि फॉर्म 6 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर एनरोलमेंट, नए वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। और इसका ये कौन से लॉ के अंडर में आता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के थ्रू इसके अंडर में आता है। तो ये फॉर्म भरने के बाद में किसको सबमिट करना होता है? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सबमिट करना होता है। ये एक रास्ता है जिससे वोटर का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके सेल्फ डिक्लेरेशन पे, वेरिफिकेशन पे। तो अभी एलिगेशन, जो चिंताएं हैं, इल्ज़ाम है, वो यही लग रहे हैं भाई 6 से 7 घंटे में 30,000 से ज़्यादा ये फॉर्म सबमिट होना। बूथ लेवल का जो एजेंट का लिमिट है मैक्सिमम 50 फॉर्म पर डे के हिसाब से, 6 से 7 घंटे में 30,000 फॉर्म सबमिट हो जाना। तो इसमें पॉसिबली है डुप्लीकेट वोटर्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। यही चीज़ यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी दिखाई दी थी जब इलेक्शन हुए थे। तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। हालांकि आपको पता होगा आर्टिकल 326 जो है भारतीय संविधान का, ये इंडियन सिटीजन को वोट देने की पावर देता है। लेकिन किस बात, क्या, कितनी पावर? कि जो इंडियन सिटीजन जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा है वही केवल और केवल वोट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्म 6 क्या है? फॉर्म 6 याद रखना, इलेक्शन में आप एज अ नया वोटर रजिस्टर होने के लिए फॉर्म 6 को भरते हैं। बस इतनी सी बात है जो पता होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी ज़्यादा रेलिवेंट इसके अंदर में नहीं बचा। तो आइए फटाफट यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है उसको रिवाइज करेंगे थ्रू दीज इंपॉर्टेंट MCQs। टेस्ट हो रहा है आपका, शुरू हो चुका है टेस्ट, जाग जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट सेक्शन में डालो। कमेंट सेक्शन ओपन करो सभी लोग और आंसर्स लिखना शुरू कर दो। सभी लोगों के आंसर, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी के आंसर्स चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी क्वेश्चन की रेगुलरिटी भी मेंटेन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू अरब लीग। अरब लीग के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक मिलिट्री अलायंस है अरब कंट्रीज़ का। दूसरा कहता है अरब लीग को बनाया गया था 1945 में। तीसरा कहता है कि जो कायरो है उसमें हेडक्वार्टर अरब लीग का देखने को मिलेगा। तो बताओ कौन सा सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डेलीवरेबल डेरिवेटिव्स, इसके अंदर में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है ये बताएं। क्या इसमें फिजिकल एक्सचेंज होता है करेंसी का, या केवल डोमेस्टिक ट्रेडिंग होती है, या गोल्ड बैक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या फिर केवल और केवल जो सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है? तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है राजा रवि वर्मा जी के बारे में। राजा रवि वर्मा जो जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग्स के लिए, किस प्रकार की पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं बताओ? मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए, या इंडियन थीम्स को यूरोपियन रियलिज्म के साथ ब्लेंड करने के लिए, या मॉडर्न आर्ट के लिए, या बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं? फटाफट लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो देश है हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? तो ये बताएं, क्या बुर्किना फासो एक लैंडलॉक कंट्री है, क्या ये आइलैंड नेशन है, या पेनिनसुला है, या एक कोस्टल कंट्री है? ज़रा बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट अर्थक्वेक लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है अर्थक्वेक लाइट्स जो है ये, इसके पीछे का मेन कारण क्या होता है? सर ये बताओ क्यों होती हैं अर्थक्वेक लाइट्स?
वॉल्केनिक लावा एमिशन की वजह से, या आयोनाइजेशन ऑफ एयर की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रॉक्स में दिखाई देते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से, या बर्निंग ऑफ गैसेस की वजह से। तो बताएं दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कोल गैसिफिकेशन के बारे में। जो कोल गैसिफिकेशन होता है प्राइमरीली ये क्या प्रोड्यूस करता है ये बताएं। मैंने आपको बताया कोल गैसिफिकेशन से हमको क्या चीज़ मिलती है, जल्दी जल्दी बताओ। मीथेन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, या सिन गैस मिलता है। बताओ फटाफट आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सम्राट संप्रति के बारे में। सम्राट संप्रति किससे एसोसिएटेड हैं ये बताना है। बुद्धिज्म से, शैविज्म से, जैनिज्म से, या वैष्णविज्म से। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाया तो इसको अभी के लिए हम रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हायर ऑक्टेन रेटिंग ऑफ फ्यूल। जो हायर ऑक्टेन रेटिंग होता है फ्यूल का वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। पहला, क्या वो हाई कार्बन कंटेंट को दर्शाता है, या लोअर कंबस्शन एफिशिएंसी को दिखाता है, हायर फ्यूल कंबस्शन को दिखाता है, या बेटर रेसिस्टेंस टू इंजन नॉकिंग को दिखाता है। ज़रा बताएं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू स्नोई आउल। स्नोई आउल के रेफरेंस में दो स्टेटमेंट हैं, बताओ कौन सा सही है। पहला, जो स्नोई आउल हैं क्या ये स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल होते हैं, या फिर दूसरा स्टेटमेंट इनको वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है बाय द IUCN। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इनका IUCN स्टेटस है क्या है, पता है तो आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। तो ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। ओके हाँ, चलो अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TP53 जीन के बारे में। जो TP53 जीन है ये एसोसिएटेड है किस चीज़ से, ये आपने बताना है। क्या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में इस जीन का यूज़ होता है, ट्यूमर को सप्रेस करने में इस जीन का इस्तेमाल होता है, डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, या फिर हार्मोन सीक्रेशन में यूज़ होता है। कहाँ पे TP53 जीन का यूज़ करते हैं, ज़रा कॉमेंट डाउन करो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 अल्जीरिया के बारे में, कि भाई अल्जीरिया का एक बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन है जो समुद्र के साथ में लगता है। वो कौन से समुद्र के साथ में लगता है ये बताओ। रेड सी के साथ, अरेबियन सी के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ, या ब्लैक सी के साथ में। चलो फटाफट आंसर दो उसका नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन बात करता है फॉर्म 6 के बारे में, कि जो फॉर्म नंबर 6 है इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए। वोटर्स को डिलीट करने के लिए, वोटर की डिटेल को करेक्ट करने के लिए, नए वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ये हो गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द सेशन इज़ ओवर। आज का डिस्कशन में इतना ही है। आई होप आपको मजा आया होगा। मेक श्योर करें वीडियो पर लाइक का बटन उसको प्रेस करें। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिलता है। हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, पहुँच रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर PDF वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। एन्जॉय द सेशन एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।